हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक प्रकार का ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, यानी यह प्रकाश का घनत्व को बतलाता है। मैं आपके सामने 5 मीडियम रखता हूं। निर्वात, जिसको इंग्लिश में वैक्यूम कहा जाता है, एयर हवा, वाटर जेल, ग्लास कांच, डायमंड हीरा। इन पांचों मीडियम को अगर देखा जाए तो प्रत्येक मीडियम का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसमें जो प्रकाश की चलने की जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, प्रकाश से घनत्व होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थियोरेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में से अपवर्तनांक कहा जाता है। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है कि हवा या निर्वात यानी एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एवं किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो शॉर्ट में हम लोग RI लिखते हैं, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका डिफिनेशन हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कहा जाता है जिस मीडियम में, यानी एयर या वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जैसे प्रकाश प्रवेश करता है, तो उस मीडियम का क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू द्वारा सूचित करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट एयर इन वैक्यूम में C द्वारा सूचित करते हैं, और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे V मान लिया हम लोग। तो मीडियम है तो यहां पर M लगा देते हैं, ठीक है, M से मीडियम। तो मीडियम के जगह क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि खाली 2 चीज नहीं होना चाहिए, एक एयर नहीं होना चाहिए और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना नहीं चाहिए। तो उस मीडियम का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो यहां M लगा दिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि फॉर वाटर, अगर हम पानी में बात करें तो पानी के लिए क्या हो जाएगा, म्यू W हो जाएगा बराबर C, और बटे M के जगह क्या हो जाएगा, VW हो जाएगा, W फॉर वाटर, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आगे बात करें फॉर ग्लास यानी कांच, तो कांच के लिए क्या हो जाएगा, G, बिल्कुल यहां पर म्यू और M के जगह क्या हो जाएगा, G हो जाएगा बराबर C ही रहेगा, और बटे VM, तो यहां पर क्या हो जाएगा, VG हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर कि ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतलाता है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतलाता है, और ये जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो किसी भी मीडियम के लिए लागू है। तो पहले आप यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यही छोटी छोटी फॉर्मूला जो है एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को नोट करें। चलो नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर हम एक ट्रिपल स्टार पर बात करेंगे। आइए, क्या कहता है ट्रिपल स्टार? फर्स्ट मीडियम, हम फर्स्ट मीडियम में बात करेंगे। तो फर्स्ट मीडियम का जो अपवर्तनांक है उसे हम लोग μ1 मान लिए, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम उसे C ही माने, और उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे हम लोग क्या मान लिए, V1 मान लिए। इसे समीकरण हम लोग क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब फर्स्ट मीडियम से लाइट किस में प्रवेश करेगी, सेकेंड मीडियम में। यहां पर हम लोग कहेंगे फॉर सेकेंड मीडियम, दूसरे माध्यम में। तो दूसरे माध्यम में जो अपवर्तनांक होगा M के जगह, वहां पर क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो C,
और V1 के जगह क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये फर्स्ट मीडियम का फॉर्मूला है और ये क्या है, सेकेंड मीडियम का फॉर्मूला है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे μ2 बटे μ1 बराबर, तो μ2 का वैल्यू क्या है, C बटे V2 बटे μ1 का वैल्यू क्या है, C बटे V1। तो C और C क्या हुआ, कैंसिल। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि μ2 बटे क्या हो जाएगा, μ1 बराबर V1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो V1 बटे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला आ रहा है, देखिए बिल्कुल आपके सामने है नया फॉर्मूला, μ2 बटे μ1 बराबर V1 बटे V2। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूला जो है आगे चलकर ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर ट्रिपल स्टार देके यहाँ से आप अलग करके ट्रिपल स्टार देके इस फॉर्मूला को लिखे। स्टूडेंट्स यहाँ से पता चल रहा है कि μ2 ऊपर है लेकिन V2 क्या है, नीचे आ रहा है। μ1 नीचे आ रहा है तो V1 कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इससे सीधी सी बात साबित हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी उस माध्यम में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। यानी सीधी सी कंसेप्ट ये फॉर्मूला कहना चाहता है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा, प्रकाश का जो वेलोसिटी है वैसे वैसे क्या होगा, कम होते जाएगा। तो स्टूडेंट्स फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, तो अगला ट्रिपल स्टार है वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या क्या हम लोग जानते हैं। हम लोग एक जानते हैं फॉर्मूला कि स्पीड बराबर, चाल बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहां पर हम लोग लिखेंगे स्पीड इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब बोले सर ये स्पीड तो समझ रहे हैं, चाल, फ्रीक्वेंसी नहीं समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहा जाता है और ये जो है प्रत्येक सेकेंड वाइब्रेशन की संख्या को बतलाता है, क्योंकि प्रकाश हम लोग जानते हैं तरंग के रूप में संचारित होता है और वेवलेंथ एक प्रकार का दूरी होता है। ठीक है, तो स्पीड को जो है v द्वारा सूचित किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को f द्वारा सूचित किया जाता है और वेवलेंथ को लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया v बराबर f इंटू लैम्डा। अब हम लोग ये जानेंगे कि फॉर फर्स्ट मीडियम, हम पहले मीडियम में बात करेंगे। तो पहले मीडियम में जो प्रकाश की चाल है उसे हम लोग क्या मान लिए, v1। अब है कि पहले मीडियम का फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स मैंने अगला क्लास को आपको बताया था, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने स्पेशल पॉइंट में बताया था, नोट भी करवाया था आपको, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का इंटेंसिटी, तीव्रता चेंज हो जाती है, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाती है, लाइट का जो है स्पीड भी चेंज हो जाता है, लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब फर्स्ट मीडियम के लिए अगर एफ होगा तो सेकंड मीडियम के लिए भी क्या होगा, एफ। तो एफ और उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट मीडियम के लिए वेवलेंथ को हम लोग क्या मान लिए, लैम्डा 1, संख्या से क्या मान लिए, 1 मान लिए। इसी तरह से प्रकाश फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फॉर सेकेंड मीडियम, दूसरे माध्यम के लिए। तो दूसरे माध्यम के लिए जो है v1 की जगह क्या हो जाएगा, v2, लेकिन f के जगह ना तो f1 होगा ना तो f2, यानी जो फर्स्ट मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगा सेकंड मीडियम में भी वही फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात है कि सर अब फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? तो ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स ऑफ लाइट पर, जहां से प्रकाश निकलता है उस पर डिपेंड करता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आपका जो स्पीड है और वेवलेंथ है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो v1 की जगह v2 होगा और f की जगह f ही हो जाएगा और लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा। इसे समीकरण हम लोग क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे नाउ, अब, तो v1 बटे क्या हो जाएगा, v2। तो v1 का मान समीकरण 1 से उठाओ, f इंटू लैम्डा 1 बटे v2 का मान क्या है, f इंटू लैम्डा 2। f और f क्या हुआ, कैंसिल। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि v1 बटे v2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ठीक है, सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं, जस्ट यहाँ पर हम लोग का एक फॉर्मूला है μ2 बटे μ1 बराबर क्या है, v1 बटे v2।
तो V1 और V2 का वैल्यू क्या है, λ1 बटे λ2। इस तरह से ये जो इक्वेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि आप यहां से लेकर यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं इन सभी फॉर्मूला से रिलेटेड आपको एक एक सवाल बना के दिखाता हूं और साथ ही साथ यहां से कई ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कीजिए, एक पॉइंट भी आप आगे बढ़ाकर मत देखिए वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि पॉज करके सिर्फ उतार लेते हैं, बिल्कुल गलत है। आप अगर समझेंगे ही नहीं तो उतारना क्या हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप समझ ही रहे हैं तो इसलिए समझ उतारिए इसको। चलिए यहां से अगर आप नोट कर लिए हैं तो यहां से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, पहले मैं उसको क्लियर करता हूं तब आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट एरो साइन कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है और स्पीड ऑफ लाइट को वैल्यू v द्वारा, वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है। अब बोले सर इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक बढ़ने पर हमेशा दूसरा क्या होगा, घटेगा। अगला एरो साइन है कि वेवलेंथ जो लैम्डा है वो भी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा मीडियम का वैसे वैसे वेवलेंथ का मान भी क्या होगा, यानी दूरी भी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। और अगला पॉइंट है कि वेलोसिटी, वो लैम्डा का जो है वो प्रोपोर्शनलिटी होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी, यानी समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो इन तीनों एरो साइन को आप नोट कीजिए और मैं आपको एकदम स्लोली स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो लैम्डा जो है, यानी सॉरी स्टूडेंट्स, फिर से एक बार नोट कर लीजिए। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा, अगर अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो घटेगा, और स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इन तीनों बात को आप नोट कर लीजिए। आइए इससे रिलेटेड हम लोग छोटा छोटा 2-3-4 सवाल करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लिए, मिटा दे। चलो मैं पहला सवाल लेता हूं। पहला सवाल है कि यदि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अगर पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू डब्ल्यू, म्यू जी एंड म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू म्यू डब्ल्यू जी। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको वाटर में जो है स्पीड ऑफ लाइट इतना दिया हुआ है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इतना दिया है। आपसे मांग रहा है कि वाटर का अपवर्तनांक कितना होगा, ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा, और वाटर के सापेक्ष, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, वो बात की बात है। सॉल्यूशन, जस्ट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला पढ़े, वाटर के लिए पढ़े, ग्लास के लिए पढ़े, डिफरेंट मीडियम के लिए पढ़े, तो पहले हम वाटर के लिए निकालेंगे। तो म्यू डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी बटे भी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी एम के जगह डब्ल्यू आ गया। यहां पर हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10⁻, क्या होता है 8। अब मीटर पर सेकेंड कैलकुलेशन के दौरान नहीं बैठाया जाता, बस आपको देख लेना था कि सब ऐसा यूनिट में है कि नहीं। और वी डब्ल्यू का मान क्या है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी है, समानुपातिक राशि है इसलिए कट जाता है। तो ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 और बटे 2.25 पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 0, ठीक है। चलो अब हम 25 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 25 चौके 100 और 25 में कितना हो जाएगा 225। अब है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3
जो 9 हो जाएगा, तो क्या हो गया 4/3। 4/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 1.33 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो पहला नंबर है, ठीक है, एक नंबर इसको मान लेते हैं, वाटर का अपवर्तनांक बिल्कुल आपके सामने है 1.33 है, बिल्कुल एकदम सिंपल फॉर्मूला है। चलो दूसरा यहां पर हम बात करेंगे ग्लास का अपवर्तनांक, तो C/Vg हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और Vg का जो वेलोसिटी दिया है यानी ग्लास में लाइट ऑफ स्पीड और 2 × 10⁸, ये और ये क्या हुआ कैंसिल, 3/2 बराबर 1.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर निकल गया। और तीसरा जो बोला है कि ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, तो ग्लास यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और जिसके सापेक्ष है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो μg, तो μg का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्या है 3/2 है, और μw का मान क्या है 1.33 यानी 4/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3/2 × 3/4, तो 9 क्या हो जाएगा 8। इसको हम लोग 9 को अगर 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1.1 आ जाएगा, फिर 2 यानी 8 दूना 16, 2 आ जाएगा और लास्ट में 5 आ जाएगा। इस तरह से तीनों आंसर आपके सामने हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, किसी भी मीडियम का वो बोलेगा, किसी भी मीडियम का बोलेगा अपवर्तनांक निकालने के लिए, बस उसका स्पीड ऑफ लाइट देना होगा, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो, अगला सवाल पर आते हैं हम लोग। कुछ नहीं है फिजिक्स, बस आपको समझना होगा, तौकीर सर के साथ आपको जुड़ा हुआ रहना होगा, ठीक है। फिजिक्स बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट्स मैं आपका कोर्स डेफिनेटली कंप्लीट करूंगा जहां तक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 100% आपका कोर्स मैं ऑनलाइन आपको बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों को। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि ईयर का जो वेवलेंथ है, लैम्डा ऐसे ईयर का जो वेवलेंथ है वो आपको दिया है 4800 एंगस्ट्रम, ठीक है। और कह रहा है कि डायमंड का जो अपवर्तनांक है, डायमंड का अपवर्तनांक μd वो दिया है 2.4। अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, ठीक। तो आपसे मांग रहा है कि डायमंड का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, यानी लैम्डा डी बराबर वाट, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ईयर का जो वेवलेंथ है वो 4800 एंगस्ट्रम है। उसके बाद प्रकाश जो डायमंड में प्रवेश करा, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42 होता है, तो आपको दिया कितना है 2.4 दिया है। तो कह रहा है कि डायमंड का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा। जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया, μ2/μ1 बराबर v1/v2 बराबर और λ1/λ2। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं कि किस किस में अनुपात मांगा है, यहां पर वेलोसिटी में नहीं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच रिलेशन स्थापित करने के लिए कहता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे v0 हम लोग जानते हैं, तो देखिए क्या क्या जानते हैं। तो यहां μ2 के जगह जो है वो हम लोग डायमंड लेंगे, μd लेंगे, और μ1 के जगह जो है वो ईयर लेंगे, ठीक है। तो जब d ऊपर होगा तो यहाँ पर यानी 2 ऊपर है तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा नीचे, तो लैम्डा ईयर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्डा डायमंड हो जाएगा। आपसे निकालने क्या बोला है आपको, वेवलेंथ ऑफ डायमंड। चलो मान बैठाओ सबका, μd क्या मान है μd का 2.4, और ईयर का जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 होता है, यानी वैक्यूम और ईयर दोनों का अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 बैठा दिए, और ईयर का जो वेवलेंथ दिया है वो कितना दिया है 4800 एंगस्ट्रम, और बटे डायमंड का तो वेवलेंथ आपको निकालने बोला है, ठीक है, तो इसे ही रख दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 2.4 लैम्डा डी बराबर 1 को इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4800, अब 2.4 उधर जा क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो लैम्डा डी बराबर 4800 बटे 2.4, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 24 दूना
48 यानी 210, तो लैम्डा डी बराबर कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायमंड में जो लाइट का वेवलेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए। मैं बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, मैं उस क्वेश्चन को दे रहा हूं और आप हमको बना के दिखाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैक्यूम का जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्यूम से होते हुए एक अदर मीडियम में प्रवेश करता है और जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस अदर मीडियम का वेवलेंथ निकाले, यानी लैम्डा ओ बराबर ऑट, ओ से अदर और भी से वैक्यूम होता है, ठीक है। तो आपको जो है लैम्डा ओ का वैल्यू निकालना है। जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से किए हैं, तो आप जो है हमको इसका आंसर निकाल के बताइए, ठीक है। चलो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा ओ बटे लैम्डा भी। तो जब ओ ऊपर होगा तो यहां पर म्यू जो है, म्यू भी ऊपर हो जाएगा और म्यू वो जो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में आप सब वैल्यू पुटअप कीजिए। उसके बाद आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, 4000 एंगस्ट्रम, दूसरा ऑप्शन है 4500 एंगस्ट्रम और तीसरा ऑप्शन जो है वो है 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है 9000 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो आप जो है इन 4 ऑप्शन में से देखिए और इसका जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के बीच संबंध। स्टूडेंट्स ध्यान पूर्वक इस टॉपिक को देखें और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको वेरीफाइड कर देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से धीरे धीरे घटता है, या तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर स्पीड ऑफ लाइट धीरे धीरे किस तरह से घटता है, ठीक है। तो आइए एक डायग्राम में लेता हूं। डायग्राम में पहला मैं लेता हूं मीडियम यानी माध्यम, दूसरा मैं लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, और तीसरा मैं लेता हूं स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल, और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। चलो तो मैं 5 मीडियम लेता हूं आपके सामने। देखिए फर्स्ट मीडियम है हमारा वैक्यूम। वैक्यूम को हिंदी में निर्वात कहा जाता है। दूसरा है हमारा एयर, तीसरा है हमारा वाटर, चौथा है हमारा ग्लास, पांचवा हमारा डायमंड। चलो तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर कि आपके सामने 5 मीडियम है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपके सामने 5 मीडियम है। आइए तो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है और एयर का भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो कितना होता है, 1.0003 होता है। वाटर का होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5 और डायमंड का होता है 2.42। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, वैक्यूम का है। उसके बाद किसका है, एयर का। इस तरह से बढ़ते जाता है और सबसे अधिक किसका है, डायमंड का है। तो अब आइए स्पीड ऑफ लाइट। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 × 10⁸। एयर में भी इक्वल होता है लेकिन थोड़ा सा वैक्यूम की अपेक्षा कम होता है, 2.99 × 10⁸ होता है, ठीक है। अब मैं वाटर की बात करूं तो इसमें होता है 2.25 × 10⁸ होता है। यूनिट यहां पर हम बैठा दिए मीटर पर सेकेंड। अब ग्लास का मैं बात करूं तो यहां पर होता है 2 × 10⁸ होता है। और डायमंड में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 1.24
4 × 10⁸ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ते जाता है प्रकाश की चाल, वैसे वैसे क्या होता है, कम होते जाता है। इस टॉपिक को आप नोट कीजिए, इस डायग्राम को नोट कीजिए, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में यहाँ से इस डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले सर क्या क्या पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो किस में अधिक होता है? वैक्यूम में, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमंड का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। तो आप इस सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, जरूर है यहां से क्वेश्चन 1-2 पूछे जाएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, डिपेंड्स वन, यानी अपवर्तनांक जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, यानी माध्यम का नेचर जैसा होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, वैसा होगा। आप जानते हैं ग्लास का अलग होता है, डायमंड का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, एयर वैक्यूम का क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मीडियम का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम। अच्छा यहाँ पर यार स्टूडेंट्स एक बात मैं कह रहा हूं कि ग्लास जो होता है और डायमंड दोनों सॉलिड है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था जो है वो अलग अलग होता है, जिसका उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है दूसरा जो पॉइंट है कि फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है, किस पर, मीडियम के। तीसरा पॉइंट मैं बात करूं कि कलर ऑफ लाइट, तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। इन 7 रंगों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। और लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ मीडियम, यानी अलग अलग मीडियम का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग, टेम्परेचर बदलने पर अपवर्तनांक का मान भी क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 4 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। आज के लिए मुझे यहीं तक इजाजत दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।